आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित कुछ एमसीक्यूज जो कि सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड के साथ किए जाएंगे। इससे पहले कि हम अपना पहला एमसीक्यू करते हैं, याद कर लेते हैं डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर या डार्जन्स कंडेंसेशन, डार्जन्स संघनन के बारे में कुछ बातें। इसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा हेलो एस्टर और बेस जो कि सोडियम मिथॉक्साइड है, यहाँ पर उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया जिससे कि अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बना। हम जानते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हों और उनसे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, क्योंकि ये जो कार्बन है उस कार्बन से यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं। कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन की न्यूनता को कम करने के लिए इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिससे ये बॉन्ड वीक बॉन्ड हो जाता है और हाइड्रोजन का H+ के रूप में निष्कासन आसान हो जाता है किसी भी बेस के द्वारा। हालांकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, फिर भी यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकाला जा सकता है। इसीलिए इस तरह के हाइड्रोजन को कहते हैं सक्रिय हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, या एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स, इन तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कि डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर रिएक्शन किस प्रकार से होता है। अल्फा हेलो एस्टर है और ये देखें कि सोडियम मिथॉक्साइड में से जो बेस पोर्शन है मिथॉक्साइड आयन, उसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने में यूज़ हो गया और ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा तो O-। तो अगर अगर यहाँ पर माइनस चार्ज यहाँ लोकलाइज्ड होता, अपनी जगह पर स्थिर यहाँ पर होता, तो C- कार्बन आयन मध्यवर्ती हमें यहाँ प्राप्त होता। क्योंकि इसका डिलोकलाइजेशन हुआ है तो इसे कहते हैं हम इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन जो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कार्बोनाइल कार्बन है, C डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्योंकि ऑक्सीजन जो पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की न्यूनता उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डेफिशिएंट सेंटर हो जाता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर आक्रमण हुआ और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से मूवमेंट दोबारा होता है, जिससे कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। सो ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है। ये जो हिस्सा है आप यहाँ देख सकते हैं, ये कार्बन का हिस्सा था और कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड है, और ये वाला जो हिस्सा है अल्फा हेलो एस्टर वाला हिस्सा है, इन दोनों के बीच में बना है ये C बॉन्ड नया। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो Cl है उसको Cl- के रूप में धकेल कर बाहर निकाल दिया जा रहा है O- के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक नया ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है ये। और Cl जो है क्लोरो ग्रुप जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cl- यहाँ से निकल जाता है, जिससे कि अल्फा बीटा इपॉक्साइड इपॉक्सी एस्टर हमें प्राप्त होता है। तो ये अल्फा बीटा कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, तो अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर हमें उत्पाद के रूप में मिला है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। The major product formed in sodium methoxide mediated reaction between benzophenone and ethyl क्लोरोएसिटेट। जैसे ही हमें रिएक्शंस अगर उनके नाम दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमको उनको लिख लेना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उत्पाद में या फिर आंसर में हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। तो जैसे ही हमने इसके मॉलिक्यूल को लिखा इथाइल क्लोरोएसिटेट को, वैसे हमने देखा कि ये अल्फा हेलो एस्टर है, सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में है और एक कीटोन है। तो ये सीधा जो है डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर का सीधा सवाल था। और डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर में हमें मालूम है कि अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इस मैकेनिज्म को हमने इससे पहले वाले स्लाइड में अब भी किया हुआ है, इसलिए नहीं दोहराती हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ऑप्शन नंबर C वाज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, ये देखिए सोडियम मेथॉक्साइड है बेस के रूप में और ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है। जैसे ही हमने कंपाउंड को देखा तो देखा ये COO-ET COO-ME दो एस्टर ग्रुप्स लगे हुए हैं और जिस कार्बन से लगे हुए हैं उसके ऊपर एक हाइड्रोजन भी है। तो उसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो उसका मतलब सोडियम मेथॉक्साइड जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+ के रूप में और यहाँ पर एक माइनस चार्ज आएगा। दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, सीधे ही जैसे हमको ये मॉलिक्यूल मिला देखने को, तो मिसाइल ग्रुप है जो कि अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है, आसानी से निष्कासित हो जाता है। अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में जो देखा लिखा हुआ है एक्सक्यूज़ मी, इसमें देखिए यहाँ SO2Me जो है वो मोइटी के साथ जो प्रोडक्ट में है वो जुड़ा ही हुआ है, निकला नहीं है। यहाँ पर भी SO2Me जुड़ा हुआ है, निकला नहीं है, जबकि ये तो एक गुड लिविंग ग्रुप है। उसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। तो जो सबसे पहला काम हमने किया वो ये कि जो नहीं हो सकते, जिनमें SO2Me है जो कि अच्छा निष्कासित होने वाला गुड लिविंग ग्रुप है, वो जुड़ा हुआ है, तो उनको हमने कैंसिल किया। बाकी दोनों ऑप्शंस को हम देखते हैं। दोनों ऑप्शंस को देखते जो हमें सबसे पहले नज़र आता है एक्सक्यूज़ मी, कि यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो कितने सदस्य वलय बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 सदस्यीय वलय बनेगा। तो इसकी संभावना है। ये क्यों नहीं है? ये देखिए इसमें ऑक्सीजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनवाया हुआ है इस जगह पे। उसका मतलब ये जो हाइड्रोजन था उसका इन्होंने इस्तेमाल न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए नहीं किया है, जो कि गलत बात है, मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसका मतलब दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है ताकि हमें एग्जामिनेशन की तैयारी करने में मदद मिले। देखिए सोडियम मेथॉक्साइड का इस्तेमाल हुआ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर C- अपने आप ही क्रिएट हो गया है। हम देख सकते हैं कि ये C+O है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बन रही है और इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पर होगा। इस पे उसके बाद हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस मूव कर रहे हैं इस तरह से, जिन जो एरोज यहाँ दिखाए हुए हैं, और देख सकते हैं कि जो SO2Me मिसाइल ग्रुप है जो यहाँ से निष्कासित आसानी से हो गया और जैसे ही इसका अटैक हुआ था एक 5 सदस्य वाला हमें प्राप्त हुआ। तो दिस वाज द प्रोडक्ट जो कि हमें आंसर में दिया हुआ था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, आइए जान लेते हैं, याद कर लेते हैं कि E1 E2 रिएक्शंस क्या थे। E1 रिएक्शन जो है कार्बोकैटायन एलिमिनेशन एक्सक्यूज मी कहा जाता है इसको, और कार्बोकेटायन एलिमिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह होता है और उसके निष्कासन के बाद C+ यहाँ पर बन जाता है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन मध्यवर्ती बनता है, जिसको स्टेबलाइज या जिसको स्थायी करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन दाता समूह इसमें होने चाहिए। ऐसे में ये जो रिएक्शन है फास्ट होगी। जो कंसर्टेड एलिमिनेशन यानी एक ही साथ बंधों का बनना और टूटना जिसमें होता है वो एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट के बनने पर होता है और उसे कहते हैं E2 एलिमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और 5 इसमें जो एटम्स हैं इसमें आपस में जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 एटम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल में त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंडरेंस ना हो। और इन दोनों के फलस्वरूप जैसे आप देख सकते हैं कि C+C या एल्कीन उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का बेस निष्कासित एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोजन को ले जा रहा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में मददगार हो रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि E1CB रिएक्शन यानी कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन किस तरह से होता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 स्टेप्स में संपन्न हो रहा है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में। और पहले स्टेप में जो है बेस एक प्रोटॉन को निष्कासित अपनी ओर एब्स्ट्रैक्ट करके ले जा रहा है जिससे C- बनता है। कार्बेनायन मध्यवर्ती इसमें बनता है जिसको कॉन्जुगेट बेस हम कहते हैं और इसको स्टेबलाइज, इसको बनने में मदद करने के लिए
मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करें और इस माइनस चार्ज को डीलोकलाइज या विस्थापित कर दें, ताकि ये जो मध्यवर्ती बना है वो स्टेबल हो और ज़्यादा मात्रा में बन सके और अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन उत्पाद हमें प्राप्त हो सके। हम देख सकते हैं कि जो लिविंग ग्रुप है उसको धकेल कर इस कॉन्जुगेट बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धकेल कर बाहर निकाल दिया और सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है और लिविंग ग्रुप यहाँ पर निष्कासित हुआ है। इसके अलावा याद कर लेते हैं कि सिन एलिमिनेशन एक्सक्यूज़ मी सिन एलिमिनेशन किसे कहते हैं। सिन एलिमिनेशन यानी जो निष्कासित होने वाला हाइड्रोजन और जो दूसरा ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के एक ही साइड में हो और बेस इस प्रकार से इसको निकाल के ले जा सके हाइड्रोजन को, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से है और ये एक्स जो है माइनस के रूप में निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। जबकि एंटी एलिमिनेशन में जो निष्कासित होने वाले समूह हैं एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट होते हैं, दूसरी विपरीत दिशा में होते हैं, इसमें सेम दिशा में होते हैं और इसमें भी होने के लिए सिन एलिमिनेशन होने के लिए त्रिविम बाधा कम होना बहुत ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं E1, E2 और E1CB में ख़ास अंतर क्या है। ये 2 स्टेप में होने वाला है, ये 1 स्टेप में और ये 2 स्टेप में संपन्न होने वाले रिएक्शंस हैं। और कार्बोकेटायन बनता है E1 में, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इसमें कार्बेनायन बनता है मध्यवर्ती। तो कार्बोकेटायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह उसको स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ स्टेरिक हिंडरेंस या त्रिविम बाधा इसमें कम होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। और जो यहाँ पर E1CB में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने चाहिए ताकि जो माइनस चार्ज बनता है उसका डीलोकलाइजेशन या उसका स्टेबलाइजेशन हो सके। इसके अलावा E1 में एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह होना चाहिए। E2 में जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के एंटी हों तो अच्छा है, फास्ट वो रिएक्शन होती है। सिन जो है उतने आसानी से नहीं हो पाता है। और आप देख सकते हैं कि E1CB में जो है पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जो निष्कासित होने वाला समूह है वह अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो कार्बेनायन बन सकता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएजेंट हमको ये बीच में सोडियम इथॉक्साइड दिया हुआ है। आपको ध्यान है कि सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड या इथॉक्साइड वाले रिएक्शंस आज हम कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमें पूछा है कि ये जो रिएक्शन है वो इन चारों में से कौन सा मैकेनिज्म इसमें हो रहा है। जो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो उत्पाद है उसमें OMe निकला है और OMe एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह या गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। दूसरी बात, NO2 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तीसरी बात कि जो हाइड्रोजन्स यहाँ पर हैं वो इस जगह पे हैं और क्योंकि त्रिविम बाधा है इसीलिए ये जो दो ग्रुप्स हैं वो बाकी संरचना से दूर की तरफ बाहर की तरफ हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ इस तरह से होंगे। तो अगर ये वाली स्थिति है तो अगर डबल बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन और ये ME जो ग्रुप है ये दोनों निष्कासित होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि ऑप्शन में सिन एलिमिनेशन है तो वो उसको हमने क्रॉस आउट किया। दूसरी बात ये है तो हमने इसको क्रॉस आउट किया। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुप है ये पुअर लिविंग ग्रुप है, आसानी से निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। अगर आसानी से निष्कासित होने वाला समूह नहीं है तो C+ कार्बोकेटायन जो मध्यवर्ती है वो तो नहीं बनेगा, यानी दूसरे शब्दों में E1 एलिमिनेशन इसमें संभव नहीं होगा। E2 एलिमिनेशन के लिए यहाँ हाइड्रोजन एंटी पे प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट में है, जा सकता है। लेकिन E2 एलिमिनेशन के लिए ट्रांजिशन स्टेट का बनना ज़रूरी है। ट्रांजिशन स्टेट जो है उसमें जो है 5 ट्रांजिशन स्टेट का बनना ज़रूरी है और बेस का इस स्ट्रक्चर के पास आकर एक संक्रमण अवस्था बनाना ज़रूरी है जिसमें 5 एटम्स इकट्ठे एक साथ कम से कम जुड़े हुए होंगे।
तो उसका मतलब है त्रिविम बाधा की वजह से E2 एलिमिनेशन होना भी आसान नहीं है। और क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड है और ये हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन है क्योंकि वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर ये जो है एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इसलिए यहाँ पर C माइनस ही आएगा और इसमें E1CB मैकेनिज़्म ही होगा जो कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ये जो NO2 ग्रुप है वो इस माइनस चार्ज को अपने माइनस M प्रभाव के द्वारा ये इसको स्टेबलाइज करेगा, आसानी से रिएक्शन आगे की ओर जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट को याद कर लेते हैं हम। यहाँ जो फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट में साइक्लोप्रोपेनॉन एंड अल्फा हेलोकीटोन जो हैं, देखिए ये अल्फा हेलोकीटोन है या फिर साइक्लोप्रोपेनॉन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव उत्पाद के रूप में देते हैं। और अगर साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन है, ऐसे में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये रिएक्शन किसी बेस की उपस्थिति में होता है। ये देखिए अल्फा हेलो कीटोन है, ये अल्फा पे हेलो और ये कीटोन, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हुआ और C माइनस, और फिर आप देख सकते हैं कि हेलो का निष्कासन हुआ और ये साइक्लोप्रोपेनॉन बना। वापस जो है बेस का आक्रमण होता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, जिससे ये मध्यवर्ती बनता है। और आप देख सकते हैं कि ये रिंग का वापस इस इलेक्ट्रॉन्स का C डबल बॉन्ड O के बीच, C सिंगल बॉन्ड O के बीच में आना, C डबल बॉन्ड O बनना और साथ ही इस रिंग का टूटना हुआ। और इस तरह से रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वलय का संकुचन हो गया है 6 सदस्यीय वलय से 5 सदस्यीय वलय में, और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। ये तब है जब फेबोर्स्की रिएक्शन जो है वो एक साइक्लिक कंपाउंड के साइक्लोहेलोकीटोन में हुआ है। हमारे पास जो ये रिएक्शन है, इसमें सोडियम मिथॉक्साइड है, उसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन इसके अंदर होगा। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है ये, क्योंकि C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ये हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा और इसका निष्कासन होगा। तो यहाँ C माइनस एक चार्ज आएगा। और अगर हम उत्पाद को देखें, कहीं पे भी इसमें हैलोजन नहीं है, उसका मतलब ये हैलोजन जो है उसका निष्कासन हो रहा है। तो ये जो माइनस चार्ज हुआ वो ये देखिए यहाँ पर वो इस हैलोजन को निष्कासित करेगा इस प्रकार से। और ये फेबोर्स्की टाइप रिएक्शन है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि दोबारा सोडियम मिथॉक्साइड का इसी कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण हुआ और ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। हम उसका मतलब ये जो ऑप्शन है, दिस इज़ द ऑप्शन नंबर बी। कैसे पहुंच सकते हैं इस नतीजे तक बिना रिएक्शन को किए हुए? हालांकि रिएक्शन काफ़ी छोटा था तो आप आराम से कर भी सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, जबकि इन्होंने रिएक्शन यहाँ पर कराई है। तो ये ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर जो इन्होंने रिएक्शन करवाया है वो भी इन्होंने Br को निकाल कर करवाया है, जबकि आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ CH2 और यहाँ CH2, ये देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 3, ये जो कार्बन है ये इंटैक्ट है। और ये जो कार्बन है और क्लियर कर देती हूँ मैं स्क्रीन को, ये कार्बन और ये कार्बन है वो दोनों यहाँ पर हैं। उसका मतलब बॉन्डिंग जो हुई है इस कार्बन से, यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड इन दोनों के बीच में दिखाया है, जो कि इन कंडीशंस में नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 मेंबर जो प्रोडक्ट हमको यहाँ पर बनाया हुआ दिखाया गया है, वो भी इनके बीच में रिएक्शन की वजह से दिखाया गया है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि मेन रिएक्शन जो होगा इस जगह से इस C माइनस से होगा और इसका ही इस जगह पे आक्रमण से होगा। दैट इज़ 5 मेंबर रिंग उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। और ये किस तरह से हुआ वो यहाँ आपने
पहले भी देखा हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही लिखा हुआ है मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले याद कर लेते हैं नवनेजल मैकेनिज्म को, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का। देखिए ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े हुए हैं। ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, बेस ने उस हाइड्रोजन को निकाला, C- इसमें बना और उसने कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। और उसके बाद जो है O- उसका प्रोटोनेशन हुआ और फिर बेस की सहायता से डिहाइड्रेशन हुआ और C बना है, जिससे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमें उत्पाद के रूप में नवनेचुरल रिएक्शन में प्राप्त होता है। याद कर लेते हैं इन रिएक्शन को भी। इन रिएक्शन में एक इनोफाइल और इन होता है और इन में एक एलाइलिक हाइड्रोजन होता है। जिस डायरेक्शन में एलाइलिक हाइड्रोजन जहाँ से निकलकर इन के साथ जुड़ जाता है, जिस दिशा से, उसी एलाइलिक हाइड्रोजन की दिशा में डबल बॉन्ड जो है उसी दिशा में शिफ्ट हो गया। ये जो इनोफाइल का जो डबल बॉन्ड है वो भी अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। तो ये है इन रिएक्शन, और इनोफाइल और इन इसके अंदर और एलाइलिक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। जो इन रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन भी हो सकता है, और अगर 1,7 इन है तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है और फेवरेबल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 2 और 6 7 के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस तरह से 6 सदस्यीय वलय हमें प्राप्त हुआ है। और ये इन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन की वजह से हमको ये प्रोडक्ट मिला है। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे हम करते हैं तो हमें ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है बेस, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा। दिया हुआ है हमें एक एल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट है नवनेचुरल कंडेंसेशन के लिए, जिसकी वजह से ये जो C डबल बॉन्ड O है वो C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ होगा, ये दोनों ग्रुप्स इसके साथ जुड़े हुए होंगे। और उसके बाद दिया हुआ है हीट, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड C क्रिएट होगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड है। तो यही इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 6 सदस्यीय वलय बनने का इन इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन के द्वारा 6 सदस्यीय वलय बनने का चांस है। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस में देखिए यहाँ जो दिया हुआ है इसके अंदर इन रिएक्शन इन्होंने नहीं करवाया हुआ है, साथ ही इसमें से एक जो एस्टर ग्रुपिंग है वो मिसिंग है, जिसका कोई इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। दिस इज़ रॉन्ग, इन रिएक्शन इसके अंदर नहीं हुई है। इन रिएक्शन इन तीनों को अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं वही एक जो एस्टर ग्रुपिंग है वो इसमें से मिसिंग है और CO बॉन्ड इसके अंदर है, उसका मतलब C डबल बॉन्ड O का इन्होंने ये जो कार्बन इन है C डबल बॉन्ड C का इस्तेमाल यहाँ पर इन्होंने नहीं किया हुआ है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। इसको देखिए अगर आप, तो इसमें भी जो इन्होंने इन रिएक्शन दिखाई है इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये OMe यहाँ पर है, जबकि COOMe जो दोनों एस्टर ग्रुप्स हैं उनमें कोई फ़र्क इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एलाइलिक जो हाइड्रोजन है उसके बीच में ही कार्बन कार्बन दोनों डबल बॉन्ड्स उनके बीच में ही रिएक्शन होगी, न कि कार्बोनाइल ग्रुप्स इसमें शामिल होंगे। तो उसका मतलब ये जो ऑप्शंस हैं वो गलत है एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं इस रिएक्शन को किस तरह से किया गया है। सबसे पहला जो स्टेप है वो नोवेनेजल रिएक्शन का है, जो कि आप इससे पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए सोडियम मिथॉक्साइड से इस एक्टिव हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ माइनस चार्ज का होना और ये इस इनोलेट आयन का बनना, और जिसका आक्रमण हुआ है कार्बोनाइल कार्बन पर, जिसकी वजह से इस जो ये नया C डबल बॉन्ड जो C डबल बॉन्ड O है उसका टूट जाना और OH में कन्वर्ट हो जाना, और ये जो C सिंगल बॉन्ड C है
वो यहाँ पर बनना, ये यहाँ पर बनना। तो ये नया सी बना है। और आप देख सकते हैं कि बेस की सहायता से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन हुआ। कुल मिला के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है। और आप देख सकते हैं 17 डाइन है, ये नंबरिंग कर रखी है। सिर्फ डाइन के लिए IUPAC नंबरिंग नहीं है ये। और यहाँ पर है एक एलाइलिक हाइड्रोजन, और जिसकी वजह से जो 17 डाइन है उसमें 6 मेंबर रिंग और फेवरेबल इन रिएक्शन का कंडीशन होता है, और इस तरह से 6 सदस्यीय वलय हमें प्राप्त होगा, जिसमें जो एस्टर ग्रुपिंग्स है उनमें कोई चेंज नहीं आया हुआ होगा। देखिए, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, देखिए यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें इसका कोई दूसरा आइसोमर हमें यहाँ पर इन तीनों में नहीं दिया हुआ है। तो उसका मतलब अगर हम 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन जो 6 मेंबर जो रिंग है और उसका ट्रांजिशन स्टेट बनने की प्रक्रिया को अगर हम ड्रॉ ना भी करें तो भी इस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, उसका ऑप्शन आंसर में नहीं है। तो ये हम यहाँ तक करके भी सीधे ऐसे करके भी पहुँच सकते हैं। अगर रिंग फॉर्मेशन 6 मेंबर्ड आप देखना चाहें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि COOMe जो है अबव द प्लेन, और ये जो ग्रुप है वो बिलो द प्लेन होगा। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले बॉल्डविन्स रूल को एक बार याद कर लेते हैं। बॉल्डविन जो रूल है वो रिंग फॉर्मेशन के लिए है और वो इनोलेट्स के लिए भी है। तो इनोलेट्स के लिए किस तरह से आप देख लेते हैं कि एक्सो और एंडो रिंग क्लोजर होता है तब जब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ब्रेक हो रहा है इस रिंग के फॉर्मेशन की वजह से। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है वो यहाँ सिंगल बॉन्ड OH के रूप में था, जिसका निष्कासन हो गया है, एलिमिनेशन हो गया है और डबल बॉन्ड बना है। लेकिन ये जो C डबल बॉन्ड O था वो रिंग के बाहर था, जो ये C सिंगल बॉन्ड O में परिवर्तित हुआ था, यानी एक बॉन्ड यहाँ टूटा था। तो टूटने वाला बॉन्ड अगर वलय से बाहर हो तो उसको कहते हैं एक्सो, और अगर वलय के अंदर हो उसे कहते हैं एंडो। वलय से बाहर हो तो कहते हैं एक्सो, वलय के अंदर होता है तो कहते हैं एंडो। टेट, ट्रिग और डायगनल का मतलब है टेट्राहेड्रल, यानी sp3 कार्बन पर अगर आक्रमण हो तो टेट, और sp2 पे हो तो ट्रिग, और अगर sp पे आक्रमण हो तो डायगनल या dig डिग कहते हैं। इनोलो एंडो, यहाँ पर ई डबल लग गया है बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है ये। इनोलो एंडो, इनोल एंडो और इनोल एक्सो। तो ये इनोल एंडो और इनोल एक्सो ये आप देख सकते हैं, इनोल एंडो और इनोल एक्सो। इनोल एंडो किसे कहते हैं? ये जो इनोलेट के दोनों कार्बन हैं वो अगर वलय का हिस्सा हैं, ये जो इनोलेट कार्बन के इनोलेट कार्बन है ये अगर वलय का हिस्सा है तो उसे कहा जाता है इनोल एंडो, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये वलय का हिस्सा नहीं होते हैं तो कहा जाता है इनोल एक्सो। तो अब हम देख लेते हैं इसको, रूल को याद कर लेते हैं। अगर 3, 4 और 5 सदस्यीय वलय बन रहा है इनोलेट के द्वारा तो वो एक्सोटेट्रा और एक्सो ट्रायगोनल ये दोनों ही अलाउड नहीं होंगे। और उसी तरह से अगर 6, 7 सदस्यीय वलय हैं और वो इनॉल एंडो है, यानी जो इनॉलिक कार्बन है वो वलय का हिस्सा हैं, तो वो 6 सदस्यीय 7 सदस्यीय वलय के लिए अलाउड है, लेकिन उससे नीचे अलाउड नहीं है। इनॉल एक्सो, अगर ये जो इनॉल के जो दोनों कार्बन हैं अगर वो वलय का हिस्सा नहीं होते हैं तो वो सारे के सारे अलाउड हैं, एक्सो टेट्रा में भी, एक्सो ट्रिग में भी। तो इन बातों को हम ध्यान में रख लेते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो यहाँ भी सोडियम मेथॉक्साइड है और ये जो कार्बन है ये एक्टिव हाइड्रोजन लिए हुए हैं। ये मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिक है। हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में जो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे वो जो है इनॉल
एंडो और एक्सो ट्राइगनल के हैं, इनॉल एंडो एक्सो ट्राइगनल के हैं। तो इसीलिए ये दोनों तो बॉल्विन रूल के अनुसार नहीं बन सकते हैं। और ये है इनॉल एंडो एक्सो रिंग, एक्सो ट्राइगनल रिंग फॉर्मेशन है, रिंग क्लोजर है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए जो हम देख सकते हैं कि यहाँ जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो इसका दोबारा जैसे आप एक और C डबल बॉन्ड, 2 C डबल बॉन्ड यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड C है, तो उसके लिए कोई मैकेनिज़्म यहाँ पर संभव नहीं है कि ये 2 डबल बॉन्ड हों और ये C डबल बॉन्ड O न रहे। तो ये पॉसिबल नहीं है, और दिस इज़ द पॉसिबल आंसर, दिस इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, ये इसलिए नहीं, बॉल्विन जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इसको बेहतर समझने के लिए इसका पूरा एग्जांपल देख सकते हैं। ये देखिए, सोडियम मेथॉक्साइड से एक्टिव हाइड्रोजन गया, इनोलेट आयन बना, ये इनोलेट कार्बन है, और ये इनोलेट कार्बन जो हैं वो वलय का हिस्सा हैं, इस वलय का हिस्सा है। देखिए ये O माइनस हो जाता है, जो कि OH में बदल जाता है। और ये जो C सिंगल बॉन्ड O यहाँ O माइनस में दिखाया गया है, वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से हुआ है। तो यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ जो दो कार्बन हैं, एक ये और एक ये, यानी एक ये और ये दोनों इनॉल एंडो को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है जिस पे आक्रमण हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटा है और ये एक्सो में आ गया है। तो इसीलिए ये इनॉल एंडो और एक्सो है, और ट्रायगोनल इसलिए है क्योंकि sp2 कार्बन पर आक्रमण हुआ है, और 6 इसलिए है क्योंकि 6 सदस्यीय वलय बना है। तो 6 इनॉल एंडो एक्सो ट्रायगोनल जो है ये बॉल्विन रूल को फॉलो करता है। इसके अलावा अगर आप 5 सदस्यीय वलय बनाएंगे, तो अगर ये 5 सदस्यीय वलय अगर आप बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें जो बॉल्विन रूल है वो फॉलो नहीं होता है। इसको आप खुद ट्राई करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कीजिए। आप इतना सा वर्क खुद करके देखिए कि वो संभव है या नहीं है। तो आप ये देखें कि उसके बाद जो है E1CB मैकेनिज़्म के द्वारा जो है इसमें से ETO माइनस जो है बेस हमारे मीडियम में है, और ये जो इथॉक्साइड आयन है वह E1CB मेथड से इसने हाइड्रोजन को यहाँ पर लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर निष्कासन हुआ। ये जो OH है वो गया है, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH, वो इस प्रकार से E1CB मेथड के द्वारा डिहाइड्रेशन इसका हुआ, और ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। फेवर्स की रीअरेंजमेंट अगर ओपन चेन कंपाउंड के लिए करते हैं, अल्फा हेलो कीटोन है और बेस की प्रेजेंस में ये साइक्लो प्रोपेनोन बनता है। सेकेंड टाइम जो है बेस का रिएक्शन, बेस का एडिशन होता है, आप देख सकते हैं। और ये रहा, अटैक होता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और फिर ये जो रिंग है वो ओपन अप हो जाती है, और इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हमें प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ जैसे ही हमने देखा सोडियम मिथॉक्साइड है, और ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन इसके अंदर हैं। इस वाले अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो उसका मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन यहाँ से होगा। तो ये जो कार्बन है वो C माइनस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ निकलने पर। और ये C माइनस जो है वो यहाँ पर जो ब्रोमो ग्रुप है उसको किक आउट करने में, धकेलने में मददगार होगा, जो कि एक 3 सदस्यीय वलय बनेगा।
जैसा कि हमने देखा साइक्लोप्रोपेनॉल डेरिवेटिव बनेगा, बेस का अटैक दोबारा होगा और फिर जो दूसरा जो ब्रोमो हेलो ग्रुप है वो भी निकलेगा। उसका मतलब जो 3 मेंबर रिंग है वो तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इसका आंसर ये भी नहीं होगा कि यहाँ पर ब्रोमो यहाँ पर रह गया है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी इसमें भी ब्रोमो ग्रुप रह गया है, वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। किस तरह से हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए अल्फा हेलो कीटोन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम मिथॉक्साइड है और ETOH इसमें से निकल गया है। आप कह सकते हैं ETOH नहीं, हमें मुझे लिखना चाहिए था MEOH, सोडियम मिथॉक्साइड है। तो अगर सोडियम मिथॉक्साइड है तो MEOH यहाँ से, यानी ये प्रोटॉन यहाँ से निष्कासित होगा और जिसकी फलस्वरूप यहाँ पर C- यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस Br को इसने किक आउट कर दिया है। ये अल्फ़ा हेलो कीटोन था और हेलोजन एक इसमें से, सॉरी Br इसमें से करेक्ट कर देती हूँ, सॉरी Br- इसमें से निकल गया। ये साइक्लोप्रोपेनॉन डेरिवेटिव मिला है, ये OMe है तो ये MEOH होगा। अगर नोट्स बना रहे हैं और एग्जांपल्स लिख रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर लिख लें, करेक्शन कर लें। और अब आप देख सकते हैं कि दोबारा बेस का आक्रमण हुआ कार्बन पर, जैसे कि फेवर्स की रीअरेंजमेंट में होता है और ये जिसकी वजह से O- इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होकर O के ऊपर माइनस चार्ज आया है और ये O- है। उसके बाद रिंग ओपनिंग होगी और आप देख सकते हैं कि Br यहाँ से पुश ऑफ उसको कर दिया, धकेल कर निकाल दिया, Br- हुआ है यहाँ पर और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर निर्मित हो गया है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हमारे आंसर के ऑप्शन में था। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।